Hi friends, Shamal Kapadia here. We're gonna start with the chapter on chemistry which was periodic classification of elements. ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि ये जो एलिमेंट्स है ना आज की तारीख में हमारे पास 118 elements have been discovered and have been found out. So that's an achievement. But ये इतना आसान जर्नी नहीं था. स्टार्टिंग में 18th सेंचुरी की बात है, तब जाके फर्स्ट अर्ली साइंटिस्ट ने वो जमाने में सिर्फ 30 एलिमेंट के साथ शुरुआत की थी. एट दैट टाइम अप्रोक्सीमेटली इन 1800s only 30 elements were discovered and there was no table, there was no classification as such, they were just randomly placed. कैसे? 3 सेक्शंस बनाए थे. पहले तो 2 मेटल्स के एलिमेंट्स एक तरफ, नॉन मेटल्स के एलिमेंट्स एक तरफ. दैट्स इट. So initially there were only 2 sections of elements, metals and non-metals, in the 18th century, where only 30 elements were discovered. But as and when elements जैसे newly discover होते गए, एक नीड आता गया. फिर और एक सेक्शन बनाया, मेटलॉइड्स का सेक्शन. पर ये काफी नहीं था. तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि हम लोग एक ना प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, एक प्रॉपर प्लेसमेंट, एक अरेंजमेंट करते हैं. सारे एलिमेंट्स को हम लोग एक प्रॉपर तरीके से हम लोग एक बॉक्स में या टेबल में या एक अरेंज करके वो लोग को बिठाते हैं. सो दैट नीड अरोज, और वो नीड के साथ हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है. स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट अरेंजमेंट, it was done by Dauberenier, right? So Dauberenier was the first scientist in approximately 1811. Okay, 1817 के आसपास जर्मन साइंटिस्ट था. So the name was Dauberenier. He was the first person to start with the proper classification of elements. But स्टार्टिंग के कुछ साइंटिस्ट है ना, वो लोग फेल हो गए. देयर वाज अ फ्लॉप शो. तो उसके बाद अच्छा बनाते 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 वी केम अप विथ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच इज कॉल्ड एज द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, जो आज यूज होता है. बट स्टार्टिंग में देयर वर फेलियर्स एंड देयर वर मेनी अटेम्प्ट्स. वो सारे अटेम्प्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे डॉबरेनियर के साथ. राइट. डॉबरेनियर ने क्या किया, उसने एलिमेंट्स लिए एंड ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. मास मतलब वजन, एटॉमिक मास मतलब वेट. सिंपल लैंग्वेज में क्या किया डॉबरेनियर ने, उसने है ना एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया कि पहले हल्के एलिमेंट्स और फिर भारी वाले एलिमेंट्स. दैट मींस देयर वाज द लाइटर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड फर्स्ट इन द पीरियोडिक टेबल, फॉलोड बाय द हेवी एलिमेंट्स. तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. बट नॉट ओनली दिस मच, he gave a law. उसने एक लॉ दिया जिसको बोलेंगे लॉ ऑफ ट्रायड्स. Now what exactly is law of triads? Tri मतलब 3, ads मतलब in a group of 3. He gave a table, he designed a table, और टेबल में एक स्पेशलिटी था. उसने 3 एलिमेंट्स को एक साथ छोटे से टेबल, छोटे से बॉक्स में जोड़ा. For example, giving one of the examples, lithium, potassium and sodium. लिथियम का जो वजन है वो है 7 ग्राम. पोटेशियम का वजन इज 39 ग्राम. सो क्या करने का, सबसे छोटा वेट और सबसे बड़ा वेट लिया और उसका एवरेज निकाला. एवरेज मीन्स मीन.
7 plus 39 upon 2, 46 upon 2, 23 ग्राम्स. एंड 23 ग्राम्स का जो वजन का एलिमेंट है वो है सोडियम. दैट मीन्स पहली बात, ये टेबल में isn't the elements based on the increasing order of their वजन, their atomic masses? Yes, that's the first thing. Second thing क्या है पता है? The average, that is the atomic weight of the center element, the atomic weight of the center element is the average, the mean of the atomic weights of the elements on either sides. So that was the speciality of his groupism. So उसका third important characteristic was the atomic weight of the middle element was the mean, was the average of the atomic masses of elements on either side. So that was the speciality of his table, the law of triads. Okay, so these were three important characteristics. First, elements were arranged in the increasing order of their weights, masses. Second, in a group of three. Third, the average of the center. Yes, the average of the center was the, the weights of the first and the third element. So again, arranged elements in groups of three. And if I talk about Dobrenier, 1817, approximately that time he started, working on with these elements. ऐसे उसने कुछ और भी tables बनाए हैं. For example, chlorine, bromine, iodine. Right? So all those tables are given in the textbook. I have taken one of the examples. अच्छा, अगर तुम लोग को एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऐसे 3 वजन दिए एंड तुम लोग को पूछा कि आर दोस 3 वेट्स can be placed in the table, yes or no? Simple. Take the lowest weight, take the highest weight. Lowest और highest को लो और दोनों का एवरेज वजन निकालो. अगर सेंटर का वजन उतना आता है तो yes, they can be placed in the triad, as a triad in the Dobrenier table. But ये टेबल में है ना बहुत सारे demerits थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, there were disadvantages. So let's study about the demerits. First demerit. और एक चीज उसने क्या बोला था पता है कि ये जो 3 एलिमेंट्स है ना जो हम लोग ने टेबल में छोटे से बॉक्स में जोड़े हैं, दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. सो दे शो सिमिलैरिटी in chemical behavior. So another example, as I said, chlorine, bromine and iodine. But ऐसे बहुत सारे डब्बे बन नहीं सके. No, he could actually make the boxes with only few of them. Not all elements which were discovered at his time. तो उसके टाइम पे जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, फॉर एग्जाम्पल 30 एलिमेंट्स, तो मेरे ख्याल से ऐसे 3 के 10 डब्बे बनने चाहिए, राइट? नो, it was not this law was not true for all the elements which were discovered in his time. So first thing, this law did not hold true for all the elements discovered at his time. फिर कभी कभी उसने क्या किया कि डब्बे में 3 एलिमेंट्स को बिठा दिया with the condition that the weight of the center was the average of the other 2. But those elements did not show similar chemical properties. So I will say that every triad didn't show
similar chemical behavior. Similar chemical properties were not shown by every triad. And the third disadvantage, the third demerit was that this law, okay, was true for few elements, no similar chemical properties, and third was that this law was applicable for only few elements. There was no place for isotopes or noble gases in his table of triads. So there was no arrangement or place for isotopes or noble gases in his arrangement. So I will say it was flop. It was not 100% true law. So इसके बाद जो थोड़े corrections लेके आया, the second person was Newland, and he called it as the Newland's law of octaves. So John Newland, in the year approximately 1866, came up with the new concept, a new theory, a new proposition of the law called Newland's law. Go through this and we will study about the second law, the second proposition. The second answer, Newland's law of octaves. Second person to come up with something new. We also call it Newland's law of octave. Okay, now what did Newland say? What did he suggest? First point remains the same. इसने भी वही गलती की जो डबरेनियर ने की थी. The mistake was he arranged back the same old story. The elements, he arranged the elements in the increasing order of their atomic weight, that is the atomic masses. मतलब can I say सबसे हल्का से लेकर सबसे भारी तक, in that linear order he started arranging the elements. Second, he gave a law which was called law of octave. Now octave is a term which is related to the musical instrument. क्यों? Have you heard about in the शास्त्रीय music संगीत में we have सा रे गा मा पा धा नी सा. मतलब listen, oct मतलब 8. ऑक्टोपस सुना है ना? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8. He said कि हर 8वां जो एलिमेंट आएगा ना, उसका प्रॉपर्टी विल बी सिमिलर टू द पहला एलिमेंट. ये जो सारे गामा पाधा नीसा में वो जो 8वां जो सा है ना, it is same as first but of a double frequency. Just remember that. Even in English maybe we have do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. That do, again, the 8th element is same as, it shows similar chemical properties and similar properties as the first element. So that was his law. So अगर मैं short में लिखूंगा, I will say every 8th element का जो grouping, every 8th element showed similar chemical properties as the first element. That is the law of octave. And he started his groupism of elements with the lightest element. सबसे जो हल्का था एलिमेंट उसने उधर से स्टार्ट किया, and that was hydrogen. So पहला एलिमेंट था हाइड्रोजन. Then he started going on lithium. lithium के बाद बेरिलियम, बोरॉन. बोरॉन के बाद आएगा अपना, this was 2, 1 2 2 2 3 कार्बन. Yes,
सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स्थ, सेवेंथ। कार्बन के बाद आएगा अपना नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आइडियली अभी आता है नियॉन, बट उसके टाइम पे देयर वाज नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स इन द पीरियोडिक टेबल, सो दैट वाज वन ऑफ द डीमेरिट, लिमिटेशन आ गया, यस, इन हिज टेबल, नॉट द पीरियोडिक टेबल, इन व्हाट ही प्रपोज्ड। सो फ्लोरीन के बाद उसने सीधा रखा सोडियम को, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आया सिलिकॉन, देन केम phosphorus, then came sulfur, then came chlorine, potassium, calcium and so on. आगे याद रखने की जरूरत नहीं है। Calcium is the 20th element in the proposed table. So this was the 8th element. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So in this table it comes at the 17th number right now. Right? Okay. So this was 16th. And this was the 17th element. So he said, जैसे ही हम लोग नीचे जाएंगे, something like this, they show similar chemical behavior, similarity in the chemical properties. Now this was proposed by Newland, but there was a problem. The problem was कि कैल्शियम के बाद जो कोबाल्ट, निकल और जो हायर वजन के जो एलिमेंट्स थे, वो लोग को भी उसने प्लेस तो किया था, बट प्रॉब्लम क्या था पता है कि अगर उसने इधर, एग्जांपल दे रहा हूं भाई, इधर अगर उसने कोबाल्ट को प्लेस किया तो दैट कोबाल्ट डिड नॉट शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एज द अबव एलिमेंट्स अबव दैट, सो कैन आई से हिज लॉ वाज रिस्ट्रिक्टेड ओनली अप टिल कैल्शियम। कैल्शियम के बाद गड़बड़ घोटाला स्टार्ट हो गया, उसने एलिमेंट्स को तो रख दिया, बट the groupism was not appropriate at all, right? So this was the Newland's law of octave. If I talk about the limitations of the law, limitations, demerits of Newland's law of octave, the first demerit was this law, okay, this law hold true only up till calcium. For higher elements, the law failed. Second demerit, second disadvantage of the law was there was no special position, there was no special place for isotopes. आइसोटोप्स को रखने की जगह नहीं थी तब, क्योंकि उसके टाइम पे आइसोटोप जैसा कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था, सो देयर वाज नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स एंड नोबल गैसेस इन हिज सो कॉल्ड टेबल, इन हिज पोजिशनिंग ऑफ एलिमेंट्स। And the third disadvantage, the third demerit of his law was that there were few elements placed, even they did not show similar chemical properties, even they didn't show similar properties. So that was just like a random arrangement. For example, as I said, as I gave an example, कि इधर एक एलिमेंट डाल दिया उसने, इट वॉज अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास, बढ़ते हुए वजन के हिसाब से उसने टेबल बनाया, बट इसका जो प्रॉपर्टी है वो आइडियली उसके लॉ के हिसाब से शुड बी सिमिलर टू द अबव वंस, बट नहीं था वो, सो दैट वाज द डीमेरिट। सो बिकॉज ऑफ these disadvantages, the next theory was proposed. Someone came up with another concept, and that was Mendeleev. So this was again a flop show. He tried nicely, but it was again not successful anymore.